हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का अध्याय 4। ठीक है, कक्षा 7 का हम पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, 16 से 17 शताब्दी तक इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो है अपने हमने 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक जो है हमने थर्ड चैप्टर में तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, ताकि आपको ये जो है, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा ऐसे ही एक के बाद एक पे डिपेंड है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो वो जो है आपको अच्छे से समझना है, देखना है, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर यानी कि जो बड़े बड़े क्षेत्र होते थे उन पर जो है जहाँ पर मतलब बोले तो जहाँ पर लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता यानी बहुत अच्छी हो गई है, तो उस पर शासन कर पाना अत्यंत जो है कठिन कार्य था, है ना। यानी कि जो मध्यकाल में जो है मध्यकाल में शासन करना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग जो है सांस्कृतिक में और इतनी अधिक विविधताएं हो गई थी, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे शासन करना जो है बहुत कठिन होता था कि वहाँ पे तुम जाके दोबारा शासन कर सको। वो चीज़ मुमकिन जो है नहीं हो पाता था। जैसे तुम अभी देख लो, अभी कोई भी देश कोई देश पे कब्जा कर सकता है? नहीं। कोई एक इंसान भी आता है तो उसके लिए भी खतरा है ना। हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, कोई हिंदुस्तान में अब आता है तो वीज़ा पासपोर्ट बना के आता है तो रह करके फिर चला जाता है, रुकता नहीं, यहाँ रह नहीं सकता। इस तरह से जो है अब शासन करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से उस समय भी हुआ था। जो अच्छी होते थे यानी कि विविधताएं वहाँ पे बहुत अच्छी हो गई थी, सांस्कृतिक स्थिति बहुत अच्छी थी, वहाँ पे शासन करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, यानी कि पूर्ववर्तियों बोलते हैं जो बीत गया था, जो पूरे जो वो थे पिछले टाइम पे, तो उसके विपरीत है। जैसे कुछ समय हुआ, पिछले टाइम पे हुआ, तो पूर्ववर्तियों के विपरीत यानी कि उसके बिल्कुल उल्टा जो भी पहले होता था बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था, विपरीत जो है मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। वो जो है इस काम को पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। और 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, दिल्ली और आगरा से जो है अपने राज्य का विस्तार जो है फैलाना मतलब शुरू किया। और जो है 17वीं शताब्दी में लगभग जो है संपूर्ण महाद्वीप पर जो है क्या किया, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, किसने? मुगलों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो है प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार थे वो लागू किए। जो उसके बाद उसने सबको अधिकार को प्राप्त करने के बाद क्या किया, जो प्रशासन के ढांचे होते हैं और जो शासन संबंधी जो विचार होते हैं उसको भी लागू किया। और जो है वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, यानी कि उनका जो पतन हो गया यानी खत्म हो गया हर चीज़, फिर भी वहाँ पर वो टिका रहा। तो यह एक जो है ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, ठीक है, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात जो है आने वाले जो शासक है, नहीं इसके ख़त्म होने के बाद जो शासक नया आएगा, शासक जो है अपने को अछूता ना रख सके, आज भारत के जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, इसको ही बोला गया। अभी इसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अब जो अंदर पढ़ेंगे तब इसको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ ना कि इस पर राज्य किया था, फिर वो ख़त्म हुआ, फिर से उस तरह से स्थापना किया, तो इस तरह से हुआ, मुगलों ने किया। अब देखो ये है हमारा लाल किला। ठीक है, ये दिल्ली में है। दिल्ली में इस तरह से ये होता था।
मतलब हर चीज़ वहाँ पे इस तरह से की गई थी, बहुत ही जो है एक तरीके से हर चीज़ किया गया था। उन्होंने अपना शासन शुरू किया, लागू किया हर चीज़, विचार वगैरह, लेकिन फिर से जो है परास्त किया हुआ। चलो देखते हैं मुगल कौन थे। अब मुगल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो वहाँ हमने पढ़ा इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जो अंदर पढ़ेंगे ना वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप मुगल के बारे में पढ़ लो, उसके बाद जो है हम आगे जानेंगे कि क्या किया मुगल ने। चलो, मुगल जो है 2 महान शासक वंशों के वंशज हैं। मुगल किसको बोला गया है? 2 महान शासक जो थे उसके ही वंश है ये मुगल। माता की ओर से वे जो है मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। कहाँ पे? चीन और कुछ भागों पे राज्य करता था वे। तो ये जो है वहाँ के जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है, पिता की ओर से वे जो है ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हो गई? तैमूर की 1404 में हुई। तो तैमूर के वंशज थे ये तो जो मुगल वगैरह आए हैं उनके। तो तुरंत बाद मतलब 2 महान शासक के ये वंश है। ठीक है, दोनों का नाम बता दिया। पहला जो था हमारा मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, वो इसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से जो वे कौन थे? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक जो थे तैमूर, ठीक है, उसके वंशज थे। परंतु मुगल जो है अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो वो क्या, ये दोनों नाम को पसंद नहीं करते थे। वो क्या कहलवाना पसंद करते थे? वो क्यों नहीं पसंद करते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां हैं सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यानी कि उसको जो मारा गया था वो उसी से संबंधित था। तो यही जो स्मृति है मुगलों के प्रतियोगियों यानी उजबेंगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ जो है मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। जो तैमूर का जो वंशज होने का जो है बहुत गर्व महसूस करते थे। ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो है उनके इस महान पूर्वजों ने पूर्वज जो थे 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए ये जो है अनुभव करते थे, एक अच्छा गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, और पहला जो है उस नाम से नाम नहीं रखना चाहते थे। चलो, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ठीक है, और किसने कैसे किया था? चित्र के जरिए जो है तब चित्र बनवाया। तैमूर के चित्र के द्वारा ही अपने जो है वंशावली को जो है प्रदर्शन किया वंशावली का। मुगल का सैन्य अभियान जब चला अभियान तो किस तरह का था मुगल सैन्य? चलिए देखते हैं। प्रथम मुगल शासक, ठीक है, जो प्रथम आया मुगल शासक बाबर, कब से? 1526 में आया 1530 तक। तो बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र जो है केवल 12 वर्ष की थी। कितनी थी? सिर्फ 12 वर्ष की थी। जो प्रथम मुगल शासक जो बाबर था उसकी बता रही हूँ। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेंगों के आक्रमण के कारण, जब दूसरी शाखा पे उजबेंगों ने आक्रमण किया उसके कारण जो है उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने जो है 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पहले देखो होता क्या था, युद्ध करने के लिए अपने देश से कई पैदल चल के यातनाएं करके जो बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तो इस तरह से उनकी गद्दी छूट गई। ठीक है, तो 1504 में उन्होंने क्या किया? काबुल पर कब्जा कर लिया। तो उसने जो है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली का सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को, पानीपत में हराया। पानीपत की लड़ाई आपने सुना होगा। पानीपत की युद्ध हुआ तो उसमें जो है पानीपत के युद्ध में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की उसमें लड़ाई में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को जो है अपने कब्जे में कर लिया। अब किसको कर लिया? दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये देखिए इस तरह से होता था ये
फौज का अभियान देखो इस तरह से होता था। हाथियों को लेकर जाते थे, सारे लोग जाते थे, घोड़ों पे सवार होके जाते थे, इस तरह से सब जाते थे। इस तरह की फौज तैयार करी। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हो, तोप के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। ठीक है, प्रभावी ढंग से। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना गोले बारूद, ये देखो इस तरह से पहले मतलब इसके अंदर डालते थे बारूद को, और जो है जोर देने पर जो है वो बम की तरफ फटता था। इस तरह से तोप का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अकबर का शासन 1605 से। देखो कहाँ कहाँ पे अकबर का सब जगह शासन कर लिया था। चलो इसके बारे में भी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सारा जो है मुगलों का ही शासक चल रहा था। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। उत्तराधिकारी जो आते थे मुगल, तो उसकी परंपराएं क्या थी उसके बारे में जान लेते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकारों के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें जो है ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, पुत्र जो है पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वो जो है शहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। जिसमें उत्तराधिकारियों का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी कि जितने पुत्र होंगे सब में कर दिया जाएगा। पहले होता था कि जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र सबसे जो बड़ा पुत्र होगा उसको ही दिया जाएगा, ऐसा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में जो है इसको खत्म करके जितने पुत्र होगा सब में जो है उत्तराधिकारी जो सब में जो है दिया जाएगा, इस तरह से किया। तो आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद अधिकार, बताओ। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल के जो अन्य शासक थे उसके साथ कैसे संबंध, जैसे कि होता है ना आसपास में और जो शासक करने वाले राजा होते हैं उसके साथ कैसा संबंध था मुगलों का, वो देख लेते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, यानी उन शासकों के विरुद्ध हमेशा युद्ध अभियान चलाया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी उनकी जो सत्ता है उनको इनकार कर दिया, उसके प्रति जो है अभियान चलाते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छता से उनकी सत्ता स्वीकार कर लिया। जब जो है अन्य शासकों जो है मतलब अन्य शासकों यानी कि जब मुगल शक्तिशाली हो गया तो जो अन्य शासक थे वे जो है उनकी सत्ता स्वीकार कर लिए। ठीक है, और कोई जो है नहीं करता था, जो नहीं करता था उनको ही वो जो है उसके विरुद्ध जो है अभियान चलाते थे वो मुगल जो हैं। तो क्या हुआ, इसका जो है एक उदाहरण अच्छा उदाहरण ये है कि अनेकों ने मुगल घराने में अपनी जो है पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसमें मुगल वंश में, और जो है एक उच्च पद जो है वो प्राप्त कर लेने की, जो लड़की की बड़ी घर में शादी करूँगा तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, उस तरह से कर दिया। ठीक है, परंतु कईयों ने विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विरोध भी किया कि नहीं है ऐसा नहीं करना। चलिए तो देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक जो है मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते, यानी उनको मुगल की जो सत्ता थे उनको वो जो है नहीं मानता था, उसको जो है नहीं फॉलो करता था। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके जो साथ जो है सम्मान्य व्यवहार किया, यानी कि बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार किया, हार गया फिर भी, और जो है उन्हें जो है उनकी जागीरें यानी कि वतन जो जहाँ पे रहते थे वो जो है वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है, यानी कि हरा भी दिया, उसको सम्मानित भी किया, और फिर जो है जो जीता, पहले होता था कि जहाँ पे युद्ध हुआ जीत गया तो उसका जो है पूरा ज़मीन उसका हो जाएगा, लेकिन उसने जो है जागीर जो है वापस कर दिया। ठीक है, वतन जो है दे दिया। तो पराजित करने परंतु
उपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए सुल्तान की वजह से जो है सल्तुलन की वजह से जो है मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। इसी वजह से जो है बहुत सारे राजाओं पे अपना प्रभाव बनाया उसने, मुगल ने। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि अब उसके बाद तो कोई और वंश तो आएगा ही, इस तरह से रखना जो है बहुत मुश्किल था। तो मनसबदार और जागीरदार, अब देखिए मनसबदार और जो जागीरदार होते थे वो क्या करते थे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित यानी कि बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो मिलते गए यानी सम्मिलित होते गए, तो वैसे वैसे जो है मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया, यानी कि अलग अलग तरह से अलग अलग सदस्यों को जो है प्रशासन में जो है हिस्सा लेने के लिए नियुक्त करना जो है आरंभ कर दिया। शुरू में जो है ज़्यादातर जो सरदार होते हैं तुर्की जैसे तुरानी थे, ठीक है, तुर्की थे, मतलब वो तुरानी थे, वो तुर्की में रहने वाले। तो लेकिन अब जो है इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों और अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया, यानी इसमें जो है सबको जो है सम्मिलित कर लिया, जितने भी आपको मैंने नाम ये बताए। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो है मनसबदार कहलाए, ठीक है। जो नौकर के उसमें आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग शामिल हो तो उसमें से ही राज्य में रखेंगे भी, तो काम कौन करेगा, सैनिक कौन बनेगा। तो उस तरह से जो काम करते थे, जो नौकर होते थे, नौकरशाह, उसको जो है मनसबदार बोला गया। ये वर्ड को याद रखना, किसको बोला गया, जो नौकरशाह होते थे उनको मनसबदार बोला गया, ठीक है, वो मनसबदार कहलाए। चलिए, मनसबदार का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, कोई ना कोई एक हैसियत या पद जो है मिलता था। ये जो है मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी, एक श्रेणी व्यवस्था थी, मुगल के द्वारा चलाया गया था, जिसके जरिए जो है पहला जो है पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा जो है सैन्य उत्तरदायित्व, यानी कि सैनिक का उत्तरदायित्व बनाते थे, उसको निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक है। इस तरह से बढ़ता गया। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाता था जो भी, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, घुड़सवार भी उन्हें उस हिसाब से ही रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को, जो मनसबदार होते हैं, जो नौकरशाह को ही कहा गया था, ठीक है, तो उसके जो सवारों को निरीक्षण के लिए, उसकी जांच पड़ताल हर चीज करने के लिए वे जो है अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, यानी कि सब भगवाते थे, रनिंग करवाते थे, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, यानी कि सैनिकों का जो है पंजीकरण, उसकी जो अच्छी जांच पड़ताल उस सैनिक का भी करवाते थे, ठीक है। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। सोचो, इतना कुछ होने के बाद जो है काम और जो पैसे उन्हें दिए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। किस रूप में पाते थे? भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जो है जागीर कहते थे। किसको कहते थे? जागीर। जो भूमि उन्हें मिलता था एक वेतन के रूप में, ठीक है, उसको जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। किसका? एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, और ना ही, मतलब वो अपने
उस पे जो है अपनी ज़मीनों पे ही नहीं रहते थे और ना ही उन पर जो है प्रशासन करते थे, ठीक है, ना उस पर वो शासन करते थे। वो जो है मतलब दे दिया ठीक है, नॉर्मल रहते थे, फिर भी उनके पास जो अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये जो राजस्व है उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे। किसके लिए करते थे? अपने नौकर के लिए, जबकि वे जो है स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, ठीक है। फिर जो है अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, यानी कि सावधानी पूर्वक इस बारे में जांच पड़ताल, इस बारे में अच्छे से पूरी तरह से इसको जो है देखना परखना, फिर कुछ तरीके भी बदल देते थे, कुछ चीज़ें आकलन करते थे, ठीक है, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, यानी कि मनसबदार के जो वेतन के बराबर रहे, इसलिए ये करते थे, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते, जब औरंगजेब का शासन आया उससे तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। क्या बदली? अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब जो है बहुत कम था उसका वेतन, तो मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जो है जागीर मिलने से पहले एक लंबा जो है इंतज़ार करना पड़ता था। मतलब ज़मीन मिलने से पहले जो है इनका बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई, ठीक है। फर्स्ट मतलब बहुत लोगों ने फिर छोड़ दिया, कमी आ गई जागीरों की संख्या में भी। तो जो है फलस्वरूप कई जागीरदार, ठीक है, जागीरदार जो है जागीर रहने पर ये जो है कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले, ठीक है। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर जो है नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण जो है किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस तरह से हुआ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये भी काफ़ी लंबा है, चलो इसे जो है हम अब सेकंड पार्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। जबत और ज़मींदार, इसके बारे में जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना ही बस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।